हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ यानी कि प्रेशर बेल्ट। हम करेंगे कंटेंट PYQs, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें करेंगे और NCERT विद सविंदर सिंह के साथ बुक से हमने मैटर उठाया है। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी प्रेशर बेल्ट है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले जो हम 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर। जो भूमध्य रेखा है निम्न वायुदाब पेटी, और उसके बाद में 30 डिग्री से 35 डिग्री तक उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हमारी 60 से 65 तक, और फिर 80 से 90 हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। अब हम एक एक करके इन पेटियों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी यानी कि 0 डिग्री से लेकर जो 5 डिग्री तक हमें क्या देखने को मिलता है। तो जो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी है उसके अंदर उसका विस्तार जो है 5 डिग्री अक्षांश तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा सूर्य जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके कारण भूमध्य रेखा के पास सूर्य ताप में क्या है, प्राप्ति में जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, अगर हम देखेंगे तो 5 डिग्री और 10 डिग्री तक हमें देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लंबवत जो है हमारा सूर्य चमकता है तो उसके कारण वहाँ पे वायु क्या है, गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के वो फैल जाएगी, और जिसके कारण क्या है हमें देखने को मिलता है कि लो प्रेशर बेल्ट का है क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे जो प्रेशर है वायु का वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो वायुमंडल में अधिक नमी भी क्या है उच्च वायुदाब का के लिए हमें जिम्मेदार देखने को मिलते हैं। ठीक है? इस पेटी में धरातल के पास हवाओं की जो गति है वो कम होती है, जिसके कारण इसे शांत वातावरण या फिर शांत पेटी या फिर डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसी पेटी में जो उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं वो आकर टकराती हैं। देखिए, ये हम देखने को मिलते हैं, जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये, और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये आके दोनों टकरा के, और दोनों टकरा के वो ऊपर उठेगी। ऊपर, और जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर जो बेल्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कि यह प्रेशर इसका लो है। ठीक है, ऊपर उठ के वायुमंडल में संवहनी उत्पन्न कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हमें देखने को मिलती है दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री तक। अब हमको पता है कि 30 से 35 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है कि जो शीतकालीन के अलावा, जैसे शीतकालीन का हमारा 2 महीने को छोड़कर साल भर यहाँ पे क्या है, जो तापमान है वो उच्च रहता है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान उच्च रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे वैसे तो निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें हाई प्रेशर क्यों मिलता है। अब आप देखिए, जो दोनों साइड से जो व्यापारिक पवनें आ रही है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आके टकराती है, और जैसे टकरा के फिर वो कहीं पे तो उतरेगी, तो वो दोनों और क्या है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण ही और आदि जो है वो यहाँ से उतर के फिर यहाँ पे आ जाती है वो। तो इसके कारण जो है यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलता है, और भूमध्य रेखा से जो ऊपर उठी जो हवा, या फिर हम लगा लें कि जो वायु है वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के दाब की जो पेटी है वहां से भी आती है। जैसे कि यहाँ से तो आती है भूमध्य रेखा से, अब वो ऊपर वाली जो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ से जो पछुआ पवनें जाएंगी ऊपर, और यहाँ से जो ऊपर से जो विंड आ रही है वो दोनों की दोनों क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से क्या होगी, फिर ऊपर उठ के वापस यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर आके गिरेगी। इसलिए क्या है कि ये जो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक आके क्या ये ऊपर इसके बैठ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही वो आएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर, इसलिए क्या है, हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि सारी चीजें हमें इसमें लिखी हुई है, आप इसको देख लेना। जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है, इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में कि अश्व अक्षांश कौन सी पेटियों कहा जाता है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अब है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये देखिए, अब
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि ध्रुवों के जो पास जो पेटी है, उपध्रुवीय, इसलिए हम इसको उपध्रुवीय बोल रहे हैं। ये पेटी जो है लो प्रेशर है, ठीक है। अब ये पेटी का जो फैलाव है वो 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ष भर यहाँ पे क्या होता है कि तापमान कम रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे तापमान कम होने के कारण हमें निम्न वायुदाब पेटी का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ये क्यों होता है कि जब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो अक्षांश में जो वायु का फैलाव है वो स्थानांतरित हो जाएगा, और जो वायु का स्थानांतरित होगा, जिस कारण से क्या होगा, वायुदाब का आविर्भाव होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो वायुदाब है ये प्रेशर यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी, तो लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो पछुआ पवनें हैं और जो ऊपर से पोलर विंड्स जो आ रही है वो भी क्या है, ठंडी है, और जिसके कारण क्या है, यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी क्रिएट हो जाएगी, या फिर यहाँ पे प्रेशर है जो वो लो हो जाएगा। इसलिए हम दोनों ही साइड, दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर की स्थिति के कारण यह पेटी क्या है कि हमें अधिक नियमित पाई जाती है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, ये तो उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे दक्षिणी जो गोलार्ध है, यहाँ पे पेटी है जो वो नियमित हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि ये, ठीक है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये हमें क्या 90 से 80 से 90 डिग्री दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में, ठीक है, हमें देखने को मिलती है, और ये ध्रुवों के चारों ओर हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, और यहाँ से अगर फिर हम देखें तो पूरी यहाँ तक हमें देखने को मिलती है। यानी कि 80 और 90 डिग्री जो अक्षांश है हमारी, उनके बीच में क्या ये पूरा एक चारों ओर इसका हमें देखने को मिलती है उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि शीत के कारण यहाँ पे तापमान निम्न रहता है, जिसके कारण वायु दाब हमें उच्च देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं वायुमंडलीय गतियां, यानी कि एटमॉस्फेरिक मोशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा इसमें हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारा क्यों मतलब बदल रहा है, क्यों वो गति क्यों कर रहा है, ठीक है। उसके जिम्मेदार कौन है गति करने का। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो वायुमंडल है उसके अंदर क्या है कि तरल और द्रव दोनों प्रकार के जो है गैसेस और जलवाष्प हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जिसके कारण क्या है कि वायुमंडल संगठन के प्रमुख जो घटक इनको ही माना जाता है, जलवाष्प को, और वायुमंडल जितनी गैस है उनको क्या है प्रमुख घटक हम मानेंगे। क्योंकि अगर वायुमंडल हमारा इधर से उधर हो रहा है, या मोशन कर रहा है, या गति कर रहा है, तो उसका कारण क्या है, ये दोनों ही तो कारण हो सकते हैं। या तो जो वायुमंडल में जो चीज है वही तो कारण होगा, तो जलवाष्प है और क्या है यहाँ पे गैसेस है, तो दोनों है, तो वर्क कैसे करती हैं, वो गति करती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि दो प्रकार की गतियां हैं इसमें। तो एक तो सतही प्रभाव, और दूसरा है ट्रबुलेट प्रभाव। इस है को काट देना भाई, ये गलती से लिखा गया, ट्रबुलेट प्रभाव, ठीक है, ट्रबुलेंट प्रभाव। तो सतही प्रभाव क्या होता है कि एक कोई अणु है उसकी दिशा एक ही दिशा है, जैसे कि अणु है उसकी दिशा हमने कर दी अप, ठीक है, तो इसकी दिशा क्या है, एक है। लेकिन जो टर्बुलेंट प्रवाह है उसके अंदर क्या है, अणुओं की विभिन्न प्रकार की दिशाएं, यानी कि उनकी सभी और दिशा है, सभी दिशाओं में क्या है वो मूव कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं सभी दिशाओं में। लेकिन सवनी में क्या है कि उसकी दिशा जो है वो एक ही है, एक ही दिशा में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, टर्बुलेंट में क्या है कि वो चारों ओर अपने क्या है गति कर रहा है, ठीक है, इस बोलेंगे इसको। अब हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल में वायु सदा एक दिशा या समान वेग में क्या करती है, गति करती है। लेकिन क्या होता है कि वायुदाब तथा तापमान की जो वो बार बार परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमारा तापमान, उसकी विषमताओं के कारण क्या है कि वायु के प्रवाह की दिशा जो और वेग है वो बार बार परिवर्तन होता रहता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो क्या हमको देखने को मिलता है कि जो दिशा है वायु की वो एक है, लेकिन तापमान तथा वायुदाब की अगर दशाओं में हमें बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जैसे वेरिएशन आ रहा है उसके अंदर,
तो वैसे ही हमें क्या है कि वायु में भी हमें बार बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी कारण, ठीक है, इसी कारण सभी प्रकार के जो बल हैं उनका योगदान हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब वायु जो है वो परिसंचरण कर रहा है हमारा वायुमंडल, वो वायु के कारण ही तो कर रहा है, क्योंकि वायु ही है उसमें वायुमंडल में हमारी। तो वो किस कारणों से कर रहा है, तो कुछ बल है वो हम पढ़ेंगे, हम उनके कारण है, उनका योगदान है पूरा का पूरा उसको चेंज करने का। ठीक है, जैसे कि हम घर्षण बल पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो पृथ्वी के साथ सटा हुआ है, वायुदाब प्रवणता बल है जो हमारा, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कोरिलेसिस बल है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुदाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा हम कोरिलेसिस बल या पृथ्वी का विक्षेपित बल। उसके बाद में पढ़ेंगे पृथ्वी घूर्णन का बल। अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व, तो क्या कर रही है, वो भी उसके कारण भी है क्या, वायुमंडल का हमें संचित या स्थानांतरण होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और घर्षण बल तो है ही मेन। तो उसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायुदाब प्रवणता बल यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पहले भी हम इसको पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वायुदाब क्या होता है, उसका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस तरीके से काम करता है। तो हम इसमें लाइटली थोड़ा इसको देखेंगे कि दो स्थानों के वायुदाब के जो अंतर है उसको वायुदाब प्रवणता हम कहते हैं। सिंपल सी बात है। और वायुदाब में और तापमान में विलोम संबंध हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे तापमान अधिक होगा, जहाँ पे तापमान अधिक होगा तो वायुदाब हमें वहां पे कम देखने को मिलेगा, और जहाँ पे तापमान हमें कम है वहां पे वायुदाब हमें अधिक देखने को मिलेगा। यानी कि विलोम संबंध जो है, विलोम जो रूप है वो संबंध है वो देखने को मिलता है वायुदाब और तापमान में। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब दो स्थानों के तापमान में बड़ा अंतर होता है, ये इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्थान का, दो स्थान है कोई, उनका टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है तो वहां पे हमें तीव्र दाब प्रवणता देखने को मिलती है, और अगर कम है तो हमें मंद मिलेगी वहां पे, सिंपल सी बात है। और प्रवणता की दिशा उच्च वायुदाब से हमें निम्न वायुदाब की ओर मिलती है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दाब प्रवणता हमेशा समदाब रेखाओं पर लंब होती है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी बोलते हैं। ढाल लिख लेना, यहाँ पे ढाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल परिसंचरण दाब प्रवणता गहरा संबंध रखती है। अब वायु परिसंचरण में दाब प्रवणता गहरा संबंध रखती है। सामान्यतः नियम के अनुसार वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाह करती है, अतः वायु के प्रवाह को वेग वायुदाब की प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात का हमको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरियोलिसिस बल किस प्रकार से जो है पृथ्वी जो हमारे वायुमंडल का जो परिसंचरण है उसका उसमें भूमिका निभाता है। यानी कि गति, वायुमंडलीय हमारा गति है वो कैसे है। तो धरातलीय सतह पर प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसकी दिशा जो है पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसके अपेक्षा हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व जो हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, घूर्णन के कारण वायु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार वायु की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है ना, इस घूर्णन गति के कारण जो परिवर्तन है, कोरियोलिसिस अपने आप में कोई बल नहीं है, यह कोई बल नहीं है, यह क्या है, पृथ्वी के घूर्णन का ही एक रूप है, इसको ही नाम दे दिया। अब क्या इसमें कहना क्या चाहता है कि जो पृथ्वी है ना वो घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, और घूर्णन के कारण वायु की जो दिशा चेंज हो रही है ना, जो दिशा परिवर्तन हो रही है, वो विक्षेपित हो रही है, उसको हम बोल लेंगे कोरियोलिसिस बल है। ठीक है, अब ये कोरियोलिसिस बल हर किसी में होता है। जैसे कि उड़ता हुआ कोई उड़ने वाली कोई चीज है, सभी में होता है। जैसे पवन चल रही है उसके अंदर भी क्या है, कोरियोलिसिस बल है। ठीक है, जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं या कोई हवाई जहाज है वो उड़ रही है, वो गतिमान है। तो कोई भी वस्तु, अगर कोई वस्तु भी अगर गतिमान है ना, उसके अंदर भी कोरियोलिसिस बल है। ठीक है, उसका प्रभाव क्या है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोरियोलिस ने वायु की इस दिशा के विक्षेप की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, इसलिए इसको जीजी कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव भी हम बोलते हैं। कोरियोलिस प्रभाव की निम्न प्रमुख विशेषताओं का हम उल्लेखन करते हैं। वो ये है कि कोरियोलिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है। ठीक है, मैंने भी बताया कि कोई बल नहीं है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। घूर्णन गति का प्रभाव, कोई भी वस्तु जो गतिमान है वो कोरियोलिस बल का प्रभाव है। ठीक है, ये उदाहरण हमने अभी देखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं जो नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन है, कथन और कारण का पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि कथन है, दक्षिणी गोलार्ध तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी करीब करीब क्या है, सतत है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्थिर है वो। ठीक है, सतत है। ठीक है, जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि वहां पे क्या है, उपध्रुवीय पे हमें क्या देखने को मिलता है,
निम्न वायुदाब पेटी है तो वो स्थिर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ठीक हो, ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी क्या है, व्याख्या भी है, सही व्याख्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2019 का है शायद, हाँ ये है। तो किस दाब पेटी की को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम सभी को पता है उपोषण उच्च वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी बोला जाता है, तो आंसर ए हमारा ठीक हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। और अगर इन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, थैंक यू।